हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल एग्ज़ाम सिटी इन इंडिया पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण पर, जो सीटेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कि प्रश्न प्रैक्टिस सेट संख्या आपका दूसरा है। कल भी हमने प्रैक्टिस सेट पहले पर कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा की थी, तो इसी श्रृंखला में हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लाए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपका नीला ग्रह है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है आपका शनि, ऑप्शन दूसरा है बुध या शुक्र, या ऑप्शन चौथा है मंगल। तो जो बात की जाए नीले ग्रह की, ब्लू प्लैनेट, तो ये कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। क्या दोस्तों? शुक्र ग्रह को। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपका काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, जो भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन एक है आपका कर्नाटक, या ऑप्शन दूसरा है केरल, या ऑप्शन तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन चौथा है हिमाचल प्रदेश। जवाब दीजिए, आप भी प्रयास कीजिएगा। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये काजू का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो आपका केरल राज्य है। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन पहला है उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन दूसरा है उत्तर पूर्व, या ऑप्शन तीसरा है उत्तर, या चौथा कह रहा है दक्षिण। तो बात की जाए अगर राजस्थान की, राजस्थान जो आपका राज्य, ये क्षेत्रफल में सर्वाधिक भारत का राज्य है, पहले नंबर पर, या बड़ा कहेंगे। ये जो आपका राज्य है, ये आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तमिलनाडु के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति होगी वो उत्तर पश्चिम होगी, ये आपका उत्तर पूर्व नहीं होगा, और ये आपका उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और दक्षिण ये नहीं होगा। तो ये आपका पहला जवाब सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। आपको सही जवाब देना है। क्या हो सकता है इसमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौवा। देखिए, जो ये आपका मछली, घड़ियाल और कछुआ, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये आपके जलीय जीव हैं। क्या हैं? जलीय जीव। और जो कौवा है, ये है आपका आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से क्या एक कथन विश्लेषण या अनुसंधान विधि के बारे में गलत है। विश्लेषण विधि को ही अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रणेता आर्मस्ट्रांग है। जवाब दीजिए।
आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ज्ञात से अज्ञात। देखिए जो अनुसंधान विधि है इसमें पहले जटिल चीज़ों के बारे में बताते हुए आपके सरल की ओर जाते हैं और निष्कर्ष से अनुमान की ओर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो आपका जो ज्ञात से अज्ञात है ये आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था अज्ञात से ज्ञात। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा इनमें से कौन सा पक्षी अपना सिर जो है वो झटके से घुमाता है। यानी एक जो पक्षी है वो अपना सिर झटके से आगे पीछे करता है। तो जवाब दीजिएगा आप, क्या हो सकता है आपके हिसाब से। इसका राइट जवाब हो जाएगा मैना। जो मैना पक्षी है, ठीक है, ये अपना सिर जो है वो झटके से आगे पीछे की ओर घुमाती है। ये सभी आपको क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी वायुमंडलीय परत हवाई जहाज उड़ान के लिए आदर्श होती है या मानी जाती है। जवाब दीजिएगा। ऑप्शन एक है क्षोभ मंडल, ऑप्शन दूसरा है समताप मंडल, या ऑप्शन तीसरा है आयन मंडल, या ऑप्शन चौथा है बहिर्मंडल। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। जो वायु जहाज उड़ान के लिए जो आदर्श परत मानी जाती है वो वायुमंडलीय परतों में से जो आपकी समताप मंडल है ये आपकी प्रयुक्त होती है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। ऑप्शन एक है परिभाषाएं और जानकारी, या ऑप्शन दूसरा है रटकर सीखना, या ऑप्शन तीसरा है अवधारणाओं का विवरण, या ऑप्शन चौथा है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। एक ईवीएस की कक्षा में ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती है वो आपकी विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करनी, ठीक है, व्यक्त करने के अवसर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका चौथा नंबर, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सूर्य ग्रहण के बारे में असत्य है। बताना है आपको सूर्य ग्रहण के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन एक है यह अमावस्या के दिन होता है, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है इस घटना में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ये अमावस्या के दिन होता है, ये आपका सही है। इस घटना में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ये भी आपका सही है। कह रहा है इस घटना में सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या ऑप्शन चौथा कह रहा है इस घटना में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। देखिए जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य की छाया तो पृथ्वी पर पड़ेगी नहीं, छाया पड़ेगी किसकी, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। तो ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है इस घटना में सूर्य की छाया जो पृथ्वी पर पड़ती है, कह रहा है ये आपका
असत्य हो जाएगा। और इसमें पूछा ही गया था कि असत्य कौन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण विषय को कितनी थीमों में विभाजित किया गया है? आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन एक है 6, या ऑप्शन दूसरा है 7, या ऑप्शन तीसरा है 8, या ऑप्शन चौथा है 9। तो NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण विषय को जो है वो आपकी 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है लिंग हु फेन किस के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जो कि हांगकांग में खाद्य रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन एक है सांप, या ऑप्शन दूसरा है मछली, या ऑप्शन तीसरा है कछुआ, या ऑप्शन चौथा है ये सभी। तो बताइएगा दोस्तों, आपके अनुसार क्या होगा सही जवाब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सांप। सांप के मांस का प्रयोग जो हांगकांग में है, ठीक है, वो लिंग हु फेन एक प्रकार का ये हांगकांग में खाए जाने वाला पकवान है। ठीक है, जिसमें सांप के मांस का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ये नीचे आपके पराबैंगनी किरणों के टाइप दिए गए हैं, ये जो 3 प्रकार की होती है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सी अधिक सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन एक है UVA, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है UVB, या ऑप्शन तीसरा UVC, या ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब आपके अनुसार? इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरे नंबर का UV जो C है, ये सर्वाधिक हानिकारक किरणें हैं। इन तीनों किरणों में से जो UVC किरणें हैं ये सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें मानी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाली वयस्क साथ रहते हों, या प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है वे सामान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, या ऑप्शन चौथा कह रहा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। देखिए, जो एक परिवार होता है उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, जैसे माता पिता बच्चे दादाजी दादी जी, ये सब लोग एक साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन एक तो आपका सही होगा कि भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ साथ रहते हैं, ये तो परिवार की विशेषता हो गई। और प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। और तीसरा कह रहा है वे सामान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। देखिए, जो एक परिवार होगा, जो जैसे परिवार में जो भी भोजन बनेगा तो एक ही प्रकार का भोजन एक बार में सब लोग करेंगे, तो ये तो आपकी बात सही हो जाएगी। ये परिवार की एक विशेषता है। सुरक्षा एवं बच्चों का जो साझा उत्तरदायित्व होता है, ये भी आपकी बात सही है।
लेकिन जो ये ऑप्शन दूसरा कह रहा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये आपका मेरे हिसाब से एक संयुक्त परिवार की विशेषता में से नहीं आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो जो पहले बॉक्स का नाम होगा वो क्या हो सकता है? ऑप्शन एक है क्षरणीय संसाधन, या ऑप्शन दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, या ऑप्शन तीसरा है वास्तविक संसाधन, या ऑप्शन चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिएगा। देखिए जो सूरज, पानी और वायु, ये जो हमारे ये प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन है। कैसे? प्राकृतिक। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन कह रहा है यह मुख्यतः रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इससे जल की आवश्यकता नहीं होती है, या यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, या इसकी पत्तियों को जानवर नहीं खाते हैं। क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब? देखिए जो खेजड़ी है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये आपका सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका सही है। जब रेगिस्तान में पाए जाएंगे तो रेगिस्तान में उतनी पानी की आवश्यकता उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसे जल की भी आवश्यकता, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा कह रहा है यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। या ऑप्शन चौथा है इसकी पत्तियों को जानवर नहीं खाते हैं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन एक है बाघ, या ऑप्शन दूसरा है गिद्ध, या ऑप्शन तीसरा है रेशम का कीड़ा, या ऑप्शन चौथा कुत्ता। सही जवाब दीजिएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाघ। बाघ जो होता है उसकी सुनने की शक्ति बहुत ही तीक्ष्ण होती है। ठीक है, यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, और बहुत ही फुर्तीला जानवर माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ऑप्शन एक है कोयल, या ऑप्शन दूसरा है गौरैया, या ऑप्शन तीसरा है मधुखोरा, या ऑप्शन चौथा है बुलबुल। सही जवाब दीजिएगा।
इसमें जो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है बुलबुल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बुलबुल पक्षी होता है, इसके पक्षी जो नर पक्षी और मादा, ये दोनों दिखने में समान होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ से स्मोथभेद पौधे मर जाते हैं क्योंकि, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन एक है पौधों का कोश का रस पतला हो जाता है, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है मूल में श्वसन रुक जाता है, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है पौधों का कोश का रस सांद्र हो जाता है, या इनमें से ये सभी। सही जवाब देना है आपको। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है मूल में। मूल मतलब जड़, जड़ में जो है वो श्वसन क्रिया रुक जाती है, ठीक है, जिससे ये मर जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत में हैं? बताना है आपको ये जो सुरंगें हैं वो किस पर्वत में हो सकती हैं। देखिए ये जो आपका अहमदाबाद है, ठीक है, ऐसे अगर बात की जाए मानचित्र पर तो अहमदाबाद आपका लगभग यहाँ पड़ेगा, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद एक ज़िला है और कह रहा है कि केरल की यात्रा करता है। तो अगर यहाँ से चलेगा तो ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है यहाँ पर। तो कह रहा है कि वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत में होंगी? तो यहाँ पर ये आपका ये जो है ये आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ पर ये आपका केरल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर का पश्चिमी घाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था संकेत 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? बताना है आपको सही जवाब कि क्या होगा। ऑप्शन पहला है 1.65 किलोमीटर, या ऑप्शन दूसरा है 1165 सेंटीमीटर, या ऑप्शन तीसरा है 1100 मीटर, या ऑप्शन चौथा है 1500 मीटर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा पहले नंबर का 1.65 किलोमीटर। आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर भी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, और जो आपकी दूरी दी गई है ये आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई हुई है। तो आपका डायरेक्ट 110 मल्टीपल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा ये आपका ये आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है
बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। बताना है कि कौन सा इनमें से जो सड़क पुल है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन एक है इंदिरा गांधी सेतु, या ऑप्शन दूसरा है महात्मा गांधी सेतु, या ऑप्शन तीसरा है जवाहर सेतु, या ऑप्शन चौथा है बिहार सेतु। बताना है आपको सही जवाब क्या हो सकता है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये बिहार राज्य में स्थित है, जो कि आपका 5.8 किलोमीटर लंबा है। और यह बात करें तो ये आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये पटना ये आपको पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ग्रेमनी कुल के पौधों में शामिल नहीं है। ये जो आपके नीचे दी गई खाद्य फसलें हैं इनमें से आपको छांट छांट के बताना है कि कौन सा ग्रेमनी कुल के पौधे में शामिल नहीं है। ऑप्शन एक है चावल, या ऑप्शन दूसरा है जौ, या ऑप्शन तीसरा है मटर, या ऑप्शन चौथा है मक्का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मटर। गेहूं ये आपका ग्रेमनी कुल का पौधा है। ठीक है, और जौ भी आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है, और मक्का भी आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है। मटर जो है ये आपका लेग्यूमिनेसी, ठीक है, कुल का पौधा है मटर। ठीक है, जो दलहनी पौधों के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। इनमें से तीन जो हैं, ठीक है, उसके बीज नहीं खाए जाते, लेकिन एक ऐसी वनस्पति जिसके बीज खाए जाते हैं। तो बात करें अगर गाजर की, देखिए गाजर, मक्का और केला, ठीक है, इन तीनों में जो है वो आपका खाए जाने वाला भाग आप क्या है, गूदा है। और जो मूंगफली है इसके मूंगफली में जो है वो आपके बीज खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किस में संपादित होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सही जवाब देना है आपको। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये आपकी सभी हरे पौधों में होती है। ठीक है, सभी हरे पौधों में संपादित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही जवाब देना है आपको। ऑप्शन एक है शोधन की, या ऑप्शन दूसरा है वाष्पीकरण की, या ऑप्शन तीसरा है संघनन की, या ऑप्शन चौथा है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो जो वर्षा है ये आपका वाष्पीकरण और संघनन दोनों की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपकी वर्षा होती है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है चींटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन एक है चींटियां मिलजुल कर रहती हैं, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है सिपाही चींटियां ही खाने की तलाश में जाती हैं। तो ये आपका पहला आपका सही है। जो चींटियों के एक झुंड में है वो मिलजुल कर रहती हैं, और जो उनमें सिपाही चींटियां होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। लेकिन ये जो आपका तीसरे नंबर का कह रहा है सिपाही चींटियां ही खाने की तलाश में जाती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चींटियों के झुंड में है वो काम करने वाली जो चींटी होती हैं, ठीक है, क्या काम करने वाली चींटियां, ये आपकी भोजन की तलाश में जाती हैं, ठीक है, और इनका जो काम है वो अलग अलग बटा होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर का, क्योंकि इसमें तीसरा दिया हुआ है, ठीक है। चींटियां जो होती हैं वो चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं, ठीक है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को अपना रास्ता मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडा देता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है और किसी दूसरी पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देता है। सही जवाब देना है आपको। ऑप्शन पहला है कोयल, या ऑप्शन दूसरा है हमिंग बर्ड, या ऑप्शन तीसरा है मैना, या ऑप्शन चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कोयल। जो कोयल होती है वह अपने अंडे कौवा के घोंसले पर देती है, ठीक है, और जिन्हें बाद में कौवे के द्वारा ही दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। बताना है आपको सही जवाब क्या होगा इसमें। ऑप्शन पहला है 1980, ऑप्शन दूसरा है 1982, ऑप्शन तीसरा है 1985, ऑप्शन चौथा है 1986। क्या होगा सही जवाब। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1986। और 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन एक है राजस्थान, या ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन तीसरा है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन चौथा है केरल। क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब। तो ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, और मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जैसे आपका
कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पंचमढ़ी, ये सब आपके मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी और 1993 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन में आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्नों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।